कि ये मैंने 1 लीटर का पेट्रोल डाल के भी देखा है, ठीक है। वो ज्यादा से ज्यादा मेरे को 25 देगी, ठीक है, इन हाईवेज। आपकी गर्लफ्रेंड है? नहीं है, गर्लफ्रेंड नहीं है, यानी सेकंड सीट की फिर फिलहाल तो जरूरत ही नहीं है। इसमें दोनों तरह के पोर्ट्स दिए हैं, सी टाइप, USB-C टाइप पोर्ट भी दिया है और USB-A टाइप पोर्ट भी दिया है। तो मेरे दोनों ही पैर नीचे टच हो रहे हैं और मैं फिर भी आराम से बैठा हूँ। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई एम श्योर आप सब एकदम फैंटास्टिक होंगे। टुडे आज हम हैं एल्रिक भाई के साथ। कैसे हो एल्रिक भाई? बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। आप सब जानते हो ये कौन सी बाइक है? दिस इज जावा बॉबर 42 है ये। एल्रिक भाई इसके ओनर है। जावा बॉबर 42 के बारे में आज हम एल्रिक भाई से काफी सारी बातें पूछेंगे। पहले आप थोड़ी सी अपने बारे में डिटेल्स दे दो। ओके, मेरा नाम है एल्रिक कार्डोस। मैं खुद मोटो ब्लॉग करता हूँ, जिसके वजह से मैंने ये बाइक खरीदी है। उसके बाद मैंने मोटो ब्लॉगिंग चालू किया है, ठीक है। अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है तो मिस्टर कार्डोस ब्लॉग्स के नाम से आप सब्सक्राइब कर सकते हो, जो आपको यहाँ पे नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल ही जाएगा। डिस्क्रिप्शन ढूंढने की जरूरत ही नहीं है। ये बाइक आपको दिख रही है ना, पॉज करके स्क्रीनशॉट लेके जूम करोगे तो मिल जाएगा। कोने कोने पे लिखा हुआ है मिस्टर कार्डोस ब्लॉग। सो यस फ्रेंड्स, सब्सक्राइब कर लेना। भाई अपने बहुत बढ़िया वीडियोस डालते हैं। बाइक लेने के पीछे आपका क्या मोटो था एल्रिक भाई? ओके, बाइक लेने का मेरे को इसलिए मैंने लिया क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम पे गया जावा के शोरूम में। जावा के शोरूम में जैसे मैं गया वैसे ये बाहर खड़ी थी, ठीक है। और बाहर खड़ी थी और इतनी सेक्सी लग रही थी कि कुछ पूछो मत। ये बाइक वैसे 750 सीसी जैसी लगती है, बट ये 350 सीसी सेगमेंट की बाइक है। 350 सीसी सेगमेंट में जहां तक मेरा मानना है, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल बाइक्स प्रेजेंट इन इंडिया। राइट ना ही ये स्ट्रेट है, ये पूरी की पूरी स्लाइंट आती है। आप इसका एक लुक देख सकते हो, जो ऊपर से नीचे जो कर्व जा रहा है ना, इसमें आप देख सकते हो कि बाइक कैसे दिखाई दे रही है। देख के तो कोई ऐसा सोचेगा कि क्या ये कुछ अलग ही चीज है, रोबोटिक फील आता है इसे देख के। बहुत खतरनाक वाली आती है। आपने इसको कब परचेज किया था इस बाइक को? मैंने परचेज किया था 29 अक्टूबर इन 2023। 2023 में परचेज किया था, मतलब आपको हार्डली 1.5 साल हुआ है इसे। 1.5 साल भी पूरा 18 मंथ्स भी नहीं हुए मोस्टली। 18 मंथ्स भी पूरा नहीं हुआ है। सो 1.5 ईयर तो आपने इसको यूज कर लिया। उस समय इसकी क्या प्राइस पड़ी थी आपको ऑन रोड? उस टाइम पे ऑन रोड जो मुझे प्राइस पड़ी थी वो 260 में गिर रही थी, ओके। और उन लोग हमको ये बता रहे थे कि आपको अगर सेकंड सीट डलवानी है तो उसका 10,000 एक्स्ट्रा रहेगा। मतलब सोच लो गाइस, हम बाइक चलाते हैं, ठीक है, और बाइक मैंने इसलिए सिंगल सीट ली है क्योंकि ऑलरेडी 2-3 गाड़ियां है घर पे, जिसकी वजह से हम डबल सीट कर सकते हैं। बट इसका जो फीचर और ये जो लुक है, लुक इसका सिर्फ सिंगल सीट पे ही जाता है, ठीक है। तो ये मेरे को 260 में अराउंड मेरे को गिर गई थी। आपकी गर्लफ्रेंड है? नहीं है, गर्लफ्रेंड नहीं है, यानी सेकंड सीट की फिर फिलहाल तो जरूरत ही नहीं है। मैं किसी भी बाइक के बारे में जब बात करता हूँ ना, तो सबसे पहले मैं यही पूछता हूँ कि माइलेज कितना देती है। देखो भाई, कंपनी के हिसाब से तो ये 30 का देती है, बट मैं आपको अगर सच में बताऊँ, जेन्युइन बताऊँ, तो ये 30 का नहीं 25 का देती है। मैंने 1 लीटर का पेट्रोल डाल के भी देखा है, ठीक है। वो ज्यादा से ज्यादा मेरे को 25 देगी, ठीक है, इन हाईवेज। और अगर सिटी की बात करो तो सीधा सीधा वो चली जाती है 22 पे। सो आप देख सकते हो भाई, हम लोग हाथी पाल रहे हैं इसे। माइलेज की बात कर दी, टॉप स्पीड की बात करते हैं। अभी टॉप स्पीड 140 मैंने ऑलमोस्ट क्रॉस किया है। एज पर गूगल रिव्यू भी इसमें यही बताया 140 है। बट अगर हल्का आदमी अगर बैठा हो अराउंड 60 to 70 के आजू बाजू वेट का, तो ये क्रॉस कर सकती है आराम से। रॉयल एनफील्ड वाले भी ट्राई कर रहे हैं कि उन्होंने अपनी खुद की बॉबर निकाले आफ्टर लुकिंग दिस, क्योंकि 2023 में जब ये आई थी। रॉयल एनफील्ड का नाम मत लो भाई, यहाँ पर लोग ऐसे कमेंट्स कर रहे हैं। रॉयल एनफील्ड का वीडियो अगर मैं डाल देता हूँ तो सब ऐसे कमेंट्स करते हैं कि ऐसा लगता है कि मैं रॉयल एनफील्ड का दुश्मन हूँ। बट एक जेन्युइन रिव्यू अगर आपको ये बताता हूँ, रॉयल एनफील्ड से 200 गुना ज्यादा बेटर है। क्योंकि मुझे इसमें ना ही कोई वाइब्रेशन फील होता है ऑन द 140 पे भी, ठीक है। जो मैंने रॉयल क्लासिक चलाई है, ठीक है, मैंने रॉयल क्लासिक भी चलाई है, जो 120 पे जाते ही वाइब्रेशन दे देता है, 3rd गियर पे जाते ही वाइब्रेशन दे देता है। इसको आप 6th गियर पे भी चला दो और 140 की स्पीड में भी चला लो, नो वाइब्रेशन एट ऑल। ग्रेट, वाइब्रेशन नहीं है। एल्रिक भाई, इसमें सारे लाइट्स एलईडी है क्या? सारे लाइट्स एलईडी आती है। इवन हेडलाइट भी आपका एलईडी होगा? हेडलाइट भी एलईडी आता है। एक्सीलेंट। अब दूसरी बात पे आते हैं एल्रिक भाई, मेंटेनेंस।
जो सबसे बड़ा क्वेश्चन होता है सभी के लिए, सर्विस की कॉस्ट क्या है? सर्विस कॉस्ट अगर ऐसे देखने जाऊं तो मैं आपको बता दूं कि सर्विस कॉस्ट जावा बॉबर के साथ जब आप परचेस करते हो तो आपको 18 मंथ्स का सर्विस कॉस्ट मिलता है। ओके, 18 मंथ्स की सर्विस उसमें इंक्लूडेड रहती है? इंक्लूडेड रहती है। आई थिंक 3 या 4 फ्री सर्विसेज रहती है। 4 सर्विसेज होती है, और अभी तक का जो इसका कॉस्टिंग है वो मुझे गिरता है 2000 अराउंड ऑल ओवर, जिसके अंदर हमारा ऑयल चेंज हो जाता है, ठीक है, फिल्टर्स चेंज हो जाते हैं एज पर, अगर फिल्टर में अगर कोई दिक्कत हो तो फिल्टर के हिसाब से वो फिल्टर चेंज करवा देते हैं उन लोग। तो सीट हाइट मैंने देखा, इसका सीट हाइट है 740 mm, राइट, 740 mm। मैं आपको बैठ के दिखाता हूँ फ्रेंड्स, मेरी हाइट 5 फीट 6 इंच है। अगर मैं इस बाइक पे बैठूं तो देखो मेरे दोनों ही पैर नीचे टच हो रहे हैं और मैं फिर भी आराम से बैठा हूँ। सो जिन राइडर्स की हाइट कम है पर्टिकुलरली उनके लिए तो ये बाइक बहुत ही कंफर्टेबल है। इसका ग्राउंड क्लियरेंस 165 mm है, दूसरी बाइक्स के कंपैरिजन में इसका ग्राउंड क्लियरेंस थोड़ा सा कम है। तो अगर आप इसे ऑफ रोडिंग के लिए लेके जाते हो तो हो सकता है कि आपके बाइक के नीचे वाले पार्ट नीचे पत्थरों में या मिट्टी में टच हो। सो ग्राउंड क्लियरेंस के मामले में तो मैं मानूंगा कि दूसरी बाइक थोड़ी सी बेटर है, लेकिन इसके साथ में मैं आपको बताता हूँ इसका रीजन क्या है। इसकी सीट हाइट लो रखी है। सीट हाइट इसलिए लो रखी है कि छोटी हाइट वाले राइडर्स जो है वो इसे कंफर्टेबली चला पाए, एट द सेम टाइम इसका ये बॉबर लुक है वो मेंटेन रहे। तो जब सीट हाइट कम की जाती है तो नीचे से जो स्पेस जो ग्राउंड क्लियरेंस के लिए रखे जाता है वो स्पेस थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है कंपनीज को। ये एक इसका रीजन है कि ग्राउंड क्लियरेंस इसका थोड़ा सा कम है। इसके हैंडलिंग, इसके ब्रेकिंग और इसके राइडिंग कंफर्ट के बारे में अभी हमारे व्यूअर्स को बताइए। ओके, राइडिंग कंफर्ट्स की बात किया जाए तो राइडिंग कंफर्ट्स में आज तक कोई प्रॉब्लम नहीं आई है। अगर लो बैक पेन भी होता है वो भी इसको आराम से चला सकता है, क्योंकि इसका जो आप अगर ध्यान से देखो तो इसमें जो सस्पेंशन दिया है वो बीच में सस्पेंशन दिया है, जिसके वजह से कि पूरा का पूरा बॉडी वेट जब आता है ना तब आपका बीच में आता है और बीच में से फिर 2 पार्ट में डिवाइड होता है। तो 2 पार्ट में जब ये डिवाइड होता है ना तो ऑटोमेटिक जो आपका बैक पेन होगा ना वो ज्यादा पेन नहीं करेगा एज कम्पेयर टू अदर बाइक्स। फ्रेंड्स, इसमें दोनों तरफ आगे पीछे डिस्क ब्रेक्स हैं, तो डेफिनेटली एबीएस, ड्यूअल चैनल एबीएस होगा इसमें। चैनल एबीएस पे कैलिपर्स कौन से लगे ये मुझे अभी देख के तो समझ नहीं आ रहा है। बाइबर के कैलिपर्स लगे हैं। सो ये सेम है फ्रेंड्स, रॉयल एनफील्ड के जो बाइक्स में यूज होते हैं वो सेम कैलिपर्स इसमें भी यूज हो रहा है। ब्रेकिंग अच्छा है ना? बहुत कंफर्टेबल है, ब्रेकिंग कंफर्टेबल है। ऐसा आप 140 की स्पीड तक गए हो तो 130, 140 जैसी स्पीड्स पे आपको अगर सडन ब्रेक्स मारने की जरूरत पड़ती है तो बाइक रुक जाती है, जल्दी रुक जाती है, क्योंकि ड्यू टू एबीएस है, दोनों जगह एबीएस है, ठीक है। एबीएस आपको भी पता है कि वर्क करता है कि आप जब भी अगर आप ब्रेक मारो तो आपको हल्का सा जर्क देगा और वो ब्रेक लगेगी, बट गाड़ी कभी स्कीट नहीं खाएगी। इसके जो डिस्क के ब्रेक पैड्स हैं वो आपने चेंज कराया क्या 1.5 साल में? 1.5 साल में मैंने 2 बार चेंज करवाया है। 2 बार? और ये कितने किलोमीटर आपने चला ली है अभी अप्रॉक्स? अप्रॉक्स मेरे हो चुके होंगे 13,000 किलोमीटर अबाउट। 13,700 किलोमीटर अबाउट। ठीक है, तो 13,700 किलोमीटर में आपने इसको अगर 2 बार चेंज करा लिया तो इसका मतलब है कि करीब 5,000 किलोमीटर के डिस्टेंस में आपको ब्रेक पैड्स चेंज कराने पड़ते हैं। यस। सो सिर्फ फ्रंट के चेंज किए थे या रियर के भी चेंज किए थे? मैंने दोनों एक साथ में करवाए, क्योंकि दोनों ब्रेकिंग में साथ में यूज करता हूँ। ओके, तब तो मेरे हिसाब से ये भी एक डिसएडवांटेज है कि इसके जो ब्रेक पैड्स हैं वो जल्दी खत्म हो जाते हैं। क्योंकि नॉर्मली किसी बाइक के ब्रेक पैड्स अगर 10,000 किलोमीटर या उससे ज्यादा चल रहे हैं तो उसकी लाइफ एक डिसेंट लाइफ मानी जाएगी मेरे हिसाब से। अगर आपके हिसाब से ये डिस्टेंस कम या ज्यादा होना चाहिए तो प्लीज नीचे बताइए कमेंट्स में। ये बाइक स्टॉक बाइक जो है वो मुझे काफी सुंदर लगती है स्टॉक में, लेकिन भाई ने इसमें मेरे हिसाब से 3 चेंजेस किए हैं, 3 बड़े चेंजेस किए हैं। एक तो एग्जॉस्ट बदल दिए, राइट। एग्जॉस्ट का ब्रांड कौन सा है वो भाई ने पूरी दुनिया से छुपा के रखा है, आपको कहीं कोई लेबल या स्टिकर देखने नहीं मिलेगा। दूसरी बात, भाई ने इस बाइक के लुक्स में हर जगह पे जहां भी उनको जगह मिली वहां लिख दिया मिस्टर कार्डोस ब्लॉग, क्योंकि हमारे जैसा नहीं है कि कुछ भी टाइम पास करते रहते हैं, भाई थोड़ा सा सीरियसली ब्लॉगिंग करते हैं। तीसरा, इन्होंने सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो चेंज की है वो इसका है रियर टायर। फ्रेंड्स, आई थिंक ये 180 या 190 का टायर, 190 सेक्शन का टायर डला है भाई ने इसमें। हमारी Z900 में शायद 190 सेक्शन का टायर 190 आता है। तो ये बॉबर में इतना बड़ा टायर डाला, तो एक चीज बताइए एल्रिक भाई,
ये टायर डलाने के बाद आपको बाइक का राइडिंग ज्यादा कंफर्टेबल लग रहा है या पहले कंफर्टेबल लग रहा था? एक्चुअली अगर इसके टायर की बात करूँ तो 190 का मैंने डालकर अच्छा ही काम किया है, क्योंकि जब मेरा 140 का टायर था, एक्चुअली इसमें आता है 140 और आगे आता है 100 का टायर। तो जब मैंने इसको 140 के साथ अगर मैंने इसको कंपेयर करूँगा तो 140 का बहुत जगह पे, जैसे कि अगर हम फर्स्ट गियर से सेकंड गियर पे जाए तो वो गाड़ी हल्की सी एक तरफ हो जाती थी, कभी राइट हो जाती थी, कभी लेफ्ट हो जाती थी। अभी ये जो टायर है, ये टायर स्लिप नहीं होता है, ये टायर रोड से चिपक के चलता है। तो आप लीन करते हो इस पे? फुल लीन होता है। आप लीन का निशान भी देख सकते हो, बहुत लीन हुई है अभी तक गाड़ी को। अच्छा। टूरिंग के लिए अगर हमको लॉन्ग ड्राइव चाहिए तो ऑब्वियसली आपको बाइक को प्रोटेक्ट करके रखना पड़ता है। तो प्रोटेक्ट करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने यहाँ पे क्रैश गार्ड डलवाया है, ठीक है। क्रैश गार्ड डलवाने का, और साथ में अगर आप टूरिंग कर रहे हो तो आपको पता है कि टूरिंग करने के टाइम पे आपको फॉग लैंप्स की भी जरूरत होती है, क्योंकि आप नाइट राइड भी टूरिंग करते हो, मॉर्निंग अर्ली मॉर्निंग भी करते हो। अच्छा, आगे फॉग होता है तो आपको दिखाई नहीं देगा। फॉग लैंप्स लगा के रखे हैं? फॉग लैंप्स लगाए हुए हैं, ठीक है। सेकेंड थिंग, अब हम आपकी बात करते हैं तो इसकी बात करें तो मैंने HJG का मैंने मोबाइल होल्डर भी लगाया है। मोबाइल होल्डर इसलिए क्योंकि अगर कहीं लोकेशन घूम जाता तो हम लोकेशन को अगर उसको देख के चला सकते हैं। ऐसा नहीं बार बार हम मोबाइल में देखे फिर चलाए, मोबाइल में देखे फिर चलाए। तो ये सेकेंड थिंग इसका एक अच्छी पार्ट है। मुझे ये बाइक के साथ ऑलरेडी चार्जिंग केबल का ऑप्शन आ ही जाता है, इसलिए फिर मैंने इसको चार्जिंग केबल को मैंने कोई कस्टमाइज नहीं करवाया, या चार्जिंग केबल आया ही हुआ है ऑटोमेटिक इसके साथ ही। चार्जिंग केबल, अच्छा, इसमें दोनों तरह के पोर्ट्स दिए हैं। सी टाइप, USB-C टाइप पोर्ट भी दिया है और USB-A टाइप पोर्ट भी दिया है। तो किसी भी तरह किसी के अगर ऐसे केबल होंगे कि C to C है उसमें, तो वो इस चार्जिंग पोर्ट में कंफर्टेबली लग जाएगा। जब मैंने ये बाइक को खरीद के लाया तब मुझे इसका पावर का एहसास हुआ कि इसकी पावर क्या है। इस कलर का नाम क्या है? क्रोम मिरर। क्रोम मिरर, क्रोम मिरर कलर का नाम है। मतलब क्रोम है और मिरर तो ऐसा है जैसे मैं अभी खड़ा हूं ना, मुझे सामने टैंक में मेरा फेस, मेरा बॉडी क्लियर दिख रहा है मुझे। तो मुझे अगर मैं इस बाइक को लेके जा रहा हूं तो फ्रेंड्स किसी तरह के आईने की, मिरर की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। बस ये साइड मिरर्स जो है वो डेफिनेटली मैंडेटरी है। ये जो बार एंड मिरर्स लगे हैं ये कस्टम है या बॉबर के साथ ऐसे ही आते हैं? बॉबर के साथ आते हैं, बॉबर के साथ ही आते हैं। अच्छा एल्ड्रिक भाई, इसमें ट्रैक्शन कंट्रोल है क्या? नहीं यार, ट्रैक्शन कंट्रोल नहीं है। मैं सोच रहा हूँ उसको मॉडिफाई करके डलवा दूं। अच्छा चलो, तो एक चीज फ्रेंड्स हमें ये जानने मिली कि जावा बॉबर चाहे एल्ड्रिक भाई को इतनी पसंद क्यों ना हो, बट इसमें ट्रैक्शन कंट्रोल मिसिंग है। 4-5 ऐसे पॉइंट्स बताइए जो आपको इसमें पसंद नहीं आए। सबसे खराब से शुरू करते हैं। ओके, सबसे खराब अगर मैं बात करूँ तो हैंडल बार की बात करता हूँ। हैंडल बार जो है वो बहुत ही कमजोर है। अगर यहाँ से भी अगर हल्का सा भी पुश कर देगा तो ये बेंड होने के चांसेस ज्यादा है, और एक बार हल्का सा बेंड भी हो चुका है जिसको फिर मैंने वापस वही हिसाब से ठीक किया था। तो ये पहला पॉइंट है जो मुझे इसका बहुत ही खराब लगा कि हैंडल बार, इतनी भारी बाइक है, इतनी भारी बाइक में अगर हैंडल बार अगर आप इतना कमजोर दे दोगे तो कल उठ के कुछ भी हो सकता है यार इसके साथ। तो ठीक है, इसके अलावा क्या आपको नहीं पसंद? इसके अलावा इसका हीटिंग, अगर विंटर में चला रहे हो, रेनी सीजन में चला रहे हो, दैट हीटिंग ठीक है, बट जब समर में चलाते हो तो हीटिंग के मामले में ये थोड़ा मेरे को माइनस पॉइंट लगता है कि कूलेंट होने के बाद, फैन होने के बाद भी इतना हीट होता है। तो एयर कूल्ड है या लिक्विड कूल्ड है? ये आई थिंक सो लिक्विड कूल्ड है। पर क्या है, इसमें भी उतना हीटिंग होता है कि अंडा फोड़ दे तो ऑमलेट बन जाए? ना, अंडा फोड़ोगे तो इंजन में नहीं, बट उसका जो एग्जॉस्ट है उसके ऊपर इफेक्ट हो सकता है। अच्छा ये जो कलर है आपने कहा कि इतना ब्यूटीफुल है, इस कलर पे निशान धब्बे भी इजीली पड़ जाते होंगे? इजीली पड़ते, तो इसको एवरीडे क्लीन करना पड़ता होगा? एवरीडे क्लीन करना पड़ता है। कितना समय चला जाता है? 15-20 मिनट निकल जाते हैं? 15-20 मिनट तो पकड़ के चलने का। सो फ्रेंड्स, टैंक एक क्रोम है, लुक्स चाहिए तो फिर आपको उसको क्लीन भी करना पड़ेगा, रखना पड़ेगा, मेंटेन भी करना पड़ेगा। सो फ्रेंड्स, हमने इस बाइक के इंजन के बारे में बात की, बाइक के फीचर्स के बारे में बात की, काफी सारे बाइक में एडवांटेजेस है वो भी बात की, और जेन्युइनली डिस्पाइट ऑफ द लव दैट एल्ड्रिक भाई इज हैविंग फॉर हिज बॉबर 42, उन्होंने सारे डिसएडवांटेजेस जो उन्हें पता थे, जो उन्होंने महसूस किए, एक्सपीरियंस किए, वो जेन्युइनली उन्होंने बताए। इसी तरह के वीडियोस फ्रेंड्स मैं आपके लिए लेके आना चाहता हूँ फ्यूचर में भी, जिसमें ओनर्स से बाइक्स के जेन्युइन रिव्यूज़ लिए जाएं और आपके सामने उन्हें रखा जाए। एल्ड्रिक भाई, उनका बिजी शेड्यूल रहता है, फिर भी हमारे लिए वो बाइक लेके आए, उन्होंने टाइम निकाला, वो उन्होंने पूरा जो भी इंफॉर्मेशन है वो हमें बताया जेन्युइनली। सो एल्ड्रिक भाई, हमारे व्यूअर्स की ओर से और मेरे अपनी ओर से मैं आपको इसके लिए थैंक यू कहना चाहता हूँ। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सो मच। इस तरह के और वीडियोस देखने के लिए आप
मेरे इस चैनल प्राइड ऑफ प्रिजन को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को आपके जैसे बाइक लवर फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, लाइक करिए, सपोर्ट करिए। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच।